दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। सामान्य आपराधिक गतिविधियों में ये माना जाता है कि जेल अपवाद है और जमानत एक नियम है, लेकिन यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जेल एक नियम है और जमानत को एक अपवाद माना जाता है। हाल ही में गुरविंदर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका संबंध सामान्य तौर से सिख फॉर जस्टिस, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके व्यापक साजिश से जोड़ा जा रहा है। इसी कारण से ये मुद्दा फिर से चर्चा में है और इसी पर आज हम इन फोकस में चर्चा करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा यूएपीए में बेल नहीं जेल है नियम, फिर कैसे मिलती है बेल। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि यूएपीए कानून की वो कौन सी धारा है जिसके कारण जमानत पर सामान्य तौर से एक प्रतिबंध की स्थिति उत्पन्न होती है, एक नकार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस धारा को 43D5 के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत भी बेल का क्षेत्र किस प्रकार से यूएपीए के अंतर्गत बेल का क्षेत्र पिछले कुछ दिनों में सिकुड़ता गया है। हाल ही के घटनाक्रमों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इन डिसीजंस में एक विरोधाभास की स्थिति नजर आती है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 उसके भारतीय राज्य व्यवस्था गवर्नेंस जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी हो। साथ ही हमारे सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस प्रोग्राम की सभी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर से अगले दिन किसी भी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो अगले दिन आपको प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम यूएपीए कानून के बारे में ही जानना जरूरी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस धारा के अंतर्गत इसमें जमानत को बेहद मुश्किल किया गया है और उसका नकार किया गया है। आप जानते हैं कि यूएपीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इसको सबसे पहले 1967 में लाया गया था और वर्ष 2008 और 2012 में आतंकवादी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए इसमें संशोधन किए गए थे, इसको मजबूत बनाने के लिए, खास तौर से आतंकवाद से लड़ने के लिए। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन होता है वो अगस्त 2019 में हुआ, जब केंद्र सरकार ने इसमें एक संशोधन करके किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए इस तरह से इसको बेहद मजबूत किया। इसमें जो जमानत का प्रावधान है वो सामान्य कानूनी प्रक्रियाओं से अलग है और अभियुक्तों के लिए जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल है। उनकी संवैधानिक सुरक्षा के उपाय बेहद सीमित हैं ताकि आतंकवाद से त्वरित गति से तेज गति से पूरी कठोरता से मुकाबला किया जा सके। इसके संबंध में कुछ आंकड़े भी तब से आते हैं। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा हमारे सामने आता है वर्ष 2016 से 2019 के बीच का, जो बताता है कि 3 सालों के भीतर 4231 मामलों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें दोष सिद्धि केवल 112 मामलों तक रही है। इसकी एक धारा है यूएपीए की जो संशोधन करके लाई गई थी और इस धारा ये जो धारा है ये है 43D5 43D5। इसमें आरोपी को जमानत पर रिहा करने से ये सामान्य तौर से एक नकारती है, एक नकार स्थापित करती है और इस पर रोक लगाती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है इसके अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत, तो सबसे पहले पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र दायर किया जाता है वो पुलिस का आरोप पत्र ही मुख्य होता है और इसमें ही इसी के अंतर्गत आरोप प्रथम दृष्टया सही माना जाता है अदालत द्वारा। तो पुलिस द्वारा जो आरोप पत्र दायर किया जाता है, जो हमारे सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत जो डायरी, जो पुलिस डायरी होती है, जो उसके अंतर्गत किसी भी आरोपी पर आरोप पत्र दायर किया जाता है, उसके अंतर्गत जो
जो फर्स्ट एविडेंस जो सामने होता है, अगर वो अदालत को प्रथम दृष्टया सही लगता है तो जमानत नहीं दी जा सकती। इस तरह की ये धारा बात कहती है। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान करती है कि अगर किसी भी आरोपी की जमानत पर चर्चा हो रही है तो उसको जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक सार्वजनिक अभियोजक यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको रिहाई के लिए आवेदन जो दिया गया है उस पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता। यानी इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इस सुनवाई में शामिल होना बेहद आवश्यक है। और साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत आरोपी को ही दिखाना होगा कि जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए हैं वो प्रथम दृष्टया सही नहीं है। यानी यह विश्वास करना अनुचित है कि आरोप प्रथम दृष्टया सच है, यह आरोपी को ही दिखाना होगा। कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होने तक निर्दोष है, यह सामान्य आपराधिक प्रक्रियाओं में माना जाता है। सामान्य आपराधिक प्रक्रियाओं में क्या माना जाता है कि जो बेल प्राप्त करना है, बेल प्राप्त करना अधिकार है किसी भी व्यक्ति का जब तक कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। और जो जेल है वो जेल नियम नहीं है बल्कि जेल एक अपवाद है। सामान्य आपराधिक प्रक्रियाओं में यह माना जाता है। लेकिन यूएपीए में जो कानून है वो इस प्रकार से स्थापित कर देते हैं कि वस्तुतः बेल एक अपवाद के रूप में स्थापित होती है और जेल एक नियम के रूप में स्थापित होती है। तो ये यूएपीए के तहत इस प्रकार से ये जमानत को बेहद मुश्किल बनाया गया है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय ऐसे आए हैं जो बेल का जो क्षेत्र है, जो ऑलरेडी स्थापित क्षेत्र है, उसको और ज्यादा सिकुड़ देते हैं। कैसे सिकुड़ देते हैं? इसे एक मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वर्ष 2019 का, जिसमें जहूर अहमद शाह वटाली बनाम NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अदालतों को यूएपीए के तहत दायर मामलों में जो जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इस विशेष बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सबूतों की जांच नहीं करनी है। सबूत जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनकी जांच नहीं करनी है, केवल फेस वैल्यू के आधार पर ही निर्णय लेना है। और इसमें आरोपी की संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर ही उसे निष्कर्ष पर पहुंचना है। अदालतों को व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर बेल देते हुए उसके निष्कर्ष पर पहुंचना है और अपना निर्णय देना है। इसके कारण क्या हुआ कि इसने बेल देने का जो क्षेत्र है यूएपीए के अंतर्गत उसको और ज्यादा सिकोड़ दिया। क्यों सिकोड़ दिया? क्योंकि अब जो एविडेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनकी डिटेल में ही नहीं जाना है बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निर्णय करना है। इससे जमानत मिलना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके अंतर्गत सामान्य तौर से जब हम आपराधिक मामलों की बात करते हैं तो जो नियमित आपराधिक मुकदमे हैं उसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आंतरिक विरोधाभास के आधार पर ही किसी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यूएपीए के अंतर्गत व्यापक संभावनाएं को ध्यान में रखना है, उसके आधार पर निष्कर्ष देना है और सबूतों की जांच नहीं करनी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के मामले में कहा, जिसको हम वटाली मामला के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या किया? इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदालत ने हाल ही में यूएपीए के अंतर्गत जमानत नहीं दी। कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पर अदालतों ने जमानत दी है और जो निर्णय दिए हैं वो वटाली मामले से एक प्रकार के विरोधाभास को भी दिखाते हैं। जैसे एक मामला क्या है, वर्ष 2021 का है, जहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पेश की थी। जमानत क्यों दी थी? इसमें वटाली के उदाहरण का तो अनुसरण किया गया, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि जो प्रथम दृष्टया केस बनाने का जो उत्तरदायित्व है, अभी तक उसने कहा था कि अदालत को अगर प्रथम दृष्टया फेस वैल्यू पर चीजें सही लगती हैं तो वो जमानत कैंसिल कर देगा। लेकिन अब इसने कहा कि जो प्रथम दृष्टया केस बनाने का जो पूरा उत्तरदायित्व है वो पुलिस के पास है। यानी पुलिस ही इस तरह से केस बनाएगी कि अभियोजन पक्ष द्वारा जो विशिष्ट और व्यक्तिगत आरोप लगाने चाहिए, न कि व्यापक अटकलें। अब ये मामला वटाली मामले में क्या कहा कि व्यापक निष्कर्ष के अदालतें व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचे, व्यापक संभावनाओं के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन यहां अदालत क्या कह रही है कि जो अभियोजन पक्ष है, जो अब मुख्यतः पुलिस द्वारा जो एविडेंस पेश किए जाते हैं उसके आधार पर अपने केस को आगे बढ़ाएगी, उसके द्वारा विशिष्ट व्यक्तिगत आरोप लगाने चाहिए, न कि उसके आधार व्यापक अटकलें लगानी चाहिए। और इसी मामले में, इस 3 छात्र कार्यकर्ताओं के मामले में अदालत ने कहा
कि आरोप पत्र में चिंताजनक बातें हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर फिर इन्हीं बातों के आधार पर इस निर्णय पर स्टे लगा दिया। एक और मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण आता है जो एक प्रकार के विरोधाभास को प्रस्तुत करता है। फरवरी 2021 में भारत का संघ बनाम के नजीब केस है। इसके तहत उस समय के हमारे देश के CJI NV रमन्ना की पीठ का ये मामला है। इसमें UAP के तहत जमानत की अनुमति दी जा सकती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन अगर आरोपी एक बड़ी अवधि तक कैद में है तभी उसको जमानत की अनुमति दी जा सकती है। जमानत एक अपवाद है, UAPA के अंतर्गत जमानत को एक अपवाद रखा गया है और इसे त्वरित सुनवाई के अधिकार के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। जुलाई 2023 में एक और महत्वपूर्ण मामला आता है, वर्नोन गोंजाल्वेज बनाम महाराष्ट्र राज्य केस, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने वटाली निर्णय से अपनी असहमति को अभिव्यक्त कर दिया। यानी वटाली निर्णय में जो मुख्यतः बात कही गई थी कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर अदालतें निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि जमानत देनी है या नहीं देनी है। उस निर्णय पर वर्नोन गोंजाल्वेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असहमति व्यक्त की और यह कहा कि जो प्रथम दृष्टया सत्य है उसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परीक्षण किस प्रकार से क्रियान्वित होगा, यानी जो प्रथम दृष्टया एविडेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिसके आधार पर पूरे केस को सत्य माना जा रहा है, वस्तुतः उसमें सतही तौर पर एविडेंस का मूल्यांकन होना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविक वैल्यू का, वास्तविक मूल्य का पता लगा सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उसमें भी एक प्रकार से ऊपर नीचे की विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है। और अब सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में एक बड़ी पीठ को, ऐसा दिखता है कि एक बड़ी पीठ को इस पूरे मुद्दे पर फैसला करना होगा कि UAPA के मामले में अगर कोई आरोपी है तो उसको किस प्रकार से जमानत देनी है और किन चीजों के आधार पर जमानत नहीं देनी है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, UAPA की कौन सी धारा, सेक्शन आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से रोकती है? आपके ऑप्शंस हैं धारा 43D5, धारा 33D5, धारा 173 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।